हेलो एनिमे फैंस। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम देखने वाले हैं काची याकुटा के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस एपिसोड को शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक दिलचस्प बात से होती है। कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ का लंबे समय तक प्यार से ध्यान रखा जाए तो उसके अंदर भी मानो एक आत्मा बस जाती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को बेकार समझकर कचरे में फेंक दिया जाए तो आखिर उसका अंदर क्या जन्म लेता होगा। इसके बाद हमें एक बेहद शानदार शहर दिखाई देता है। चारों तरफ सफाई ही सफाई होती है। रहने वाले सभी लोग चमकते सफ़ेद कपड़े पहनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इस शहर में गंदगी का कोई नामो निशान ना हो। इस शहर के एक आलीशान घर में एक छोटी बच्ची अपनी नई डॉल के साथ खेल रही होती है। खेलते समय उसकी डॉल थोड़ी फट जाती है। उसे आसानी से सिलकर ठीक किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वह परिवार बहुत अमीर था इसलिए वे लोग नई डॉल खरीदना ज़्यादा आसान समझते हैं। इसी वजह से फटी हुई डॉल बिना सोचे समझे वो लोग कचड़े में फेंक देते हैं। इसके बाद फिर वही बात सुनने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी बेकार घोषित कर देता है, जैसे अब उसकी कोई कीमत ही ना बची हो। इतना ही नहीं, कई बार लोग दूसरे इंसान के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। शहर का सारा कचरा एक लंबी सुरंग से गुजरते हुए बड़े से ट्रक में इकट्ठा होता है। फिर वही ट्रक उस कचरे को शहर से दूर एक बड़े वेयर हाउस में लेकर जाता है। इसी बीच हमें एक नकाब पहना हुआ लड़का दिखाई देता है जिसका नाम रूडो है। रूडो ये कहानी का मेन कैरेक्टर है। रूडो चुपके से वेयर हाउस में अंदर घुस जाता है। कचरे के ढेर में किसी चीज़ को ढूंढने लग जाता है। तभी वहाँ मौजूद एक गार्ड उसे देख लेता है। वह तुरंत पहचान जाता है कि यह कुख्यात चोर है, कचरा चोर है, जो बार बार यहाँ घुसकर सामान उठा ले जाता है। गार्ड तुरंत अलार्म बजा देता है, बोलता है रूडो को कि तुम सरेंडर कर दो अभी इसी वक्त। लेकिन रूडो हार मानने वाला नहीं था। वह आसपास पड़ा कचरा उनकी तरफ फेंक देता है और मौका पाते ही भाग निकलता है। गार्ड उसके पीछे गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन वो उसकी इतनी फुर्ती होती है कि एक भी गोली उसे छूती नहीं है, बशर्ते इस लास्ट में एक गोली उसे उसके हाथ से छू के निकल जाती है। वेयर हाउस से बाहर निकलने के बाद रूडो मन ही मन कहता है कि वह किसी का नुकसान नहीं कर रहा। आखिर उसने किसी की कीमती चीज़ चुराई नहीं थी, वह तो सिर्फ फेंकी हुई डॉल को वापस लेने गया था। इसके बाद फिर वही खूबसूरत शहर दिखाई देता है। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहती है कि क्या तुमने सुना है वह कचरा चोर फिर से कल रात आया था। दूसरी लड़की हैरान होकर पूछती है कि आखिर कोई कचरा चोरी क्यों करेगा। तीसरी लड़की कहती है ऐसा काम तो ज़रूर ड्राई फॉक के कुछ लोग करते होंगे। उसी समय वहाँ से एक आदमी गुजरता है जिसके कपड़े बाकी के लोगों की तुलना में काफ़ी मैले थे। दरअसल वह आदमी भी एक ड्राई फॉक था। इस शहर के अमीर लोग ड्राई फॉक से बेहद नफरत करते थे और बहुत कम का समझते थे। वे लड़कियां उसी आदमी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। कहती कि ज़रा इसे देखो कितना गंदा दिखाई देता है, पता नहीं ऐसे लोग हमारे बस्ती में ही क्यों आते हैं भाई। वह आदमी जिसका नाम रेक्टो था बिना कुछ बोले एक बड़ा सा गेट खोलता है और शहर के बाहर निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि पूरे शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा विशाल दीवार बनी हुई है। उस दीवार के चारों तरफ का नज़ारा बहुत अलग था। एक तरफ चमकदार साफ सफाई दिखाई देने वाले अमीर शहर, जबकि दूसरी तरफ टूटी फूटी झोपड़ियाँ, गंदगी और गरीबी दिखाई देने वाली बस्ती थी। वहाँ पे बेसिकली ये दीवार अमीर और गरीबों को बांटती थी। गरीब इलाके में रहने वाले लोगों को ड्राई फॉक कहा जाता था, ठीक ना। उधर झोपड़पट्टी वाले इलाके में भी लोग उसी कचरे चोर की बात कर रहे थे। सभी लोगों को डर था कि कहीं उसकी वजह से हम लोग को कोई मुसीबत ना आए। इसी बीच हम फिर से रूडो को देखते हैं जो बड़ी मेहनत से उस फटी हुई डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा था। वह रूडो को देखते हुए नाराज़ हो जाती है। कहती है कि तुम फिर से ये कचरा चुन के ले आए।
तुम्हें पता है ना कि शहर के लोग अपने कचरा को लेकर कितने सख्त हैं। अगर तुम इस बार उन्होंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम कचरा उठाना का काम हमेशा छोड़ दो। रूडो कहता है शहर के अमीर लोग ऐसी ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं जो बिल्कुल सही हालत में होती तब भी फेंक देते हैं। उसको ये सब देख के बुरा लगता है, इसलिए वो उन चीज़ों को ठीक करता है और बाद में उनको बेच के अपना खर्चा भी निकाल लेता है। इसी समय 3 लड़के वहाँ पहुँचते हैं। वे रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते कि आसपास तो इस बदबू इसी की वजह से आती है। चीवा, तुम्हें इसके साथ घूमना नहीं चाहिए। यह हमेशा गंदा रहता है और गंदे ग्लव्स पहने रहता है। अगर इसने तुम्हें छू लिया तो तुम बीमार पड़ सकती हो। चीवा उनकी बात काटते हुए कहता है कि उसे रूडो से कोई परेशानी नहीं है। आखिर से हम सब एक ही झोपड़पट्टी में रहते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं। बेसिकली ये झोपड़पट्टी वाला इलाका अपराधियों को कैद करके रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ रहने वाले लगभग सभी लोग किसी न किसी अपराधी की पीढ़ियाँ हैं, यानी उनके पूर्वज के लिए जो अपराध की सज़ा आज भी लोग उनकी संतानें भुगत रही हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग हमेशा अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। लेकिन रूडो अपने पिता की वजह से सारी मेहनत बेकार कर देता है, क्योंकि उन पर लोगों की हत्या करने का आरोप बहुत ज़्यादा था। इसी कारण बाकी लोग रूडो को भी नीचा समझते हैं, वहाँ के लोग भी उसको नीचा समझते हैं। समझ रहे हो? यह सब सुनकर रूडो को गुस्सा आता है। उसकी आंखों में इतना खतरनाक गुस्सा दिखाई देता है ना कि वो बहुत घबरा जाता है। उसके सामने जो तीनों लड़का होता है घबरा जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। जाते जाते फिर से ताना मारते हैं कि उसका बाप था वैसा ही उसका बेटा भी निकलेगा या किसी दिन किसी का खून जरूर करेगा। उनके जाने के बाद चीवा रूडो की तरफ देखकर कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम अपने पिता जैसे हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छे इंसान बनोगे, अच्छा लड़का बनोगे। चीवा ये सब बात सुन के थोड़ा उसका चेहरा लाल हो जाता है। साफ दिखाई दे रहा था कि चीवा का पसंद करती है रूडो को। उसी समय चीवा की नज़र डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने बड़ी मेहनत से ठीक किया था। उससे वह डॉल बहुत पसंद आती है। असल में रूडो उस डॉल को बेचने के लिए नहीं, वो तो चीवा को देने आया था। लेकिन इससे पहले कि वो चीवा को ये डॉल दे पाता तभी उसकी मॉम वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें देखते ही चीवा वहीं से चला जाता है। रूडो अपने मन के बात मन में ही दबा कर रख लेता है। कुछ देर बाद रूडो भी अपने घर लौट आता है। वहाँ पहुँचते ही रेक्टो उसे देख कर मुस्कुराने लगता है और मजाक में उड़ाते हुए कहता है कि किसी लड़की के लिए लाए थे ये डॉल। दरअसल उसने दोनों की सारी बातें सुन ली थी। रेक्टो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम उसे सच में पसंद करते हो तो सीधे जाके बोल दो, लेकिन अगर बताओ पिछले रात आखिर तुमने कौन सा कारनामा कर आया है। इसके बाद रेक्टो थोड़ा गंभीर हो जाता है। वह रूडो से कहता है कि हमारी हालत इतनी भी ख़राब नहीं है कि तुम्हें अपनी जान जोखिम में डाल के कचरा चुनना पड़े, कचरा चुराना पड़े। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए पैसे कमाने की चिंता तुम मुझ पे ही छोड़ दो। तुम बेवजह अपनी जान खतरे में डाल रहे हो भाई। एक्चुअली रेक्टो बचपन से रूडो की परवरिश करता आ रहा था। वह उसका असली पिता तो नहीं था, लेकिन उसने हमेशा एक पिता की तरह ही उसका साथ दिया था। इसी वजह से रूडो भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। का ही बोझ कम करने के लिए वह ये सब काम करता है। तभी रेक्टो की नज़र जाती है उसके घायल हाथ पे। वह तुरंत उसे ग्लव्स उतारने के लिए कहता है ताकि उसके हाथ पर ठीक से वो पट्टी बांध सके। साथ ही वह फिर से समझाता है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो शायद ये चोट कहीं और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। से ही रूडो अपने ग्लव्स उतारता है। उसके हाथों को देखकर साफ पता चल रहा है कि वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उनके ऊपर अजीब से काले निशान हैं। रूडो कहता है कि उसकी इन हालत की वजह उसका असली पिता है। इसी कारण से वह हमेशा अपने हाथों को दस्ताने से अंदर छिपा कर रखता है ताकि कोई उसे सवाल ना पूछे। रेक्टो उसके हाथ पर पट्टी बांधते हुए कहता है कि इस दुनिया में बड़े अपराध की सिर्फ एक ही सज़ा है, वह है मौत। यहाँ अपराधियों को फांसी नहीं दिया जाता बल्कि सीधे पीठ में फेंक दिया जाता है। कई पीढ़ियों से यही नियम चल रहा है। तुम्हारे पिता के साथ भी यही हुआ था।
उन्हें पीठ में डाल दिया गया था। इसलिए तुम्हें खुद का पहले ध्यान रखना चाहिए। बेवजह तुम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। रूडो को अपना बचपना अब याद आने लगता है। जब से उसे होश संभाला है, उसके हाथ हमेशा ऐसे ही काले रहे हैं। कई बार उनमें इतना ज़्यादा दर्द हुआ करता था तो उसे सहना बहुत मुश्किल होता था। ऊपर से लोग भी उसकी इतनी गंदे काले हाथ को देखकर बहुत उसे घूरते थे और उसे दूरी बना के रखते थे। तभी रेक्टो ने उसे खास ग्लव्स दिए थे। हैरानी की बात यह थी कि पहनने के बाद हाथों का दर्द काफ़ी कम हो गया था। उसके मन में रेक्टो के लिए रिस्पेक्ट बहुत था। अब रेक्टो मुस्कुराते हुए कहता है, दोबारा उसे टांग खींचता कहता है कि अगर तुमने जल्दी चीवा से अपने मन की बात नहीं कही, ऐसा ना हो कि कोई और उसे उड़ा के लेके चल जाए। यह सुनकर दोनों हंसते हंसते बात करने लगे। लेकिन उसी समय उसके घर के बाहर कोई मिस्टीरियस आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसका चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी देर से घर पर नज़र रखे हुए हैं। अगली सुबह रेक्टो हमेशा की तरह रूडो को समझाते हुए कहता है, थोड़ा मुस्कुराना भी सीख लो भाई। हर समय इतना गंभीर चेहरा बनाकर घूमना ज़रूरी है क्या? इसके बाद रूडो अपने साथ वही ठीक हुई दौड़ लेकर घर से बाहर निकलता है। उसका इरादा था कि आज चीवा को वो तोहफा देगा ही देगा। रास्ते में उसकी नज़र दूर मौजूद एक बड़े गड्ढे पर पड़ती है, जिसे यह लोग पीट कहते हैं। वहाँ के लोग पीट कहते हैं उसे। बेसिकली पीट एक ऐसा विशाल जगह है जहाँ पे सारा कचरा फेंका जाता है। उस बस्ती का सारा कचरा फेंका जाता है। और इतना ही नहीं, जो इंसान कोई बड़ा अपराध करता है उसे भी इस पीट में धकेल दिया जाता है। यह गड्ढा इतना गहरा था कि किसी को भी उसके आखिर तक का अंदाज़ा नहीं था। नीचे सिर्फ घना अंधेरा दिखाई देता था। वहाँ गिरने के बाद किसी इंसान का क्या होता है यह आज तक किसी को नहीं पता चला। उसी समय एक अपराधी को भी सज़ा देने के लिए कहा जाता है और बिना किसी दया के साथ उसे पीठ में फेंक दिया जाता है। तभी वहाँ चीवा भी पहुँच जाती है। वह रूडो से पूछती है कि क्या तुम यहाँ रोज़ की तरह बस सब देखने आए हो? इसके बाद चीवा बताती है उनकी झोपड़पट्टी को जानबूझकर पीठ के सामने बनाया गया है ताकि वहाँ के रहने वाले लोग इस गड्ढे को देखकर डरते रहे। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया जाए कि अगर उन्होंने कोई भी गलती की ना या फिर अपराध किया तो उनको सीधा इसी पीठ में डाल दिया जाएगा। यही वजह है कि चाहकर भी वो लोग इससे दूर नहीं जा सकते। चीवा फिर रूडो की तरफ देखकर कहती है कि वह कभी नहीं चाहता है कि किसी दिन उसको इस पीठ में डाल दिया जाए। अगर वो कचरा चुराते हुए पकड़ा गया ना तो उसके साथ भी यही होगा। रूडो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल यही बात कल रात रेक्टो ने भी मुझे कही थी। सुनकर चीवा कहती है कि आखिर वे तुम्हारी इतनी चिंता क्यों करते हैं जानते हो? क्योंकि वे भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। चीवा के मुंह से यह बात सुनकर रूडो एक पल के लिए चौंक जाता है। उसने ये सोच रहा था कि अभी चीवा ने क्या कहा, वे भी तुम्हें पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ रहे हो भाई कि चीवा भी रूडो को लाइक करती है। रूडो शर्म के मारे अपना चेहरा छिपा लेता है। फिर हिम्मत जुटाकर वह अपने हाथ में पकड़ी डॉल उसकी तरफ बढ़ा देता। कहता है कि सच बताओ तो यह डॉल मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मुझे यह पता है कि कभी कचरे में मैं फेंका जाऊंगा, लेकिन इसलिए शायद तुम्हें यह ज़्यादा पसंद ना आ जाए। लेकिन चीवा मुस्कुराते हुए कहती है कि यह डॉल मेरे लिए बहुत ख़ास है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूँगी। चीवा की यह बात सुनकर रूडो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं आता। उसे ऐसा लगने लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। अब वो भागते हुए घर की तरफ निकलता है और वह खुशखबरी वो रेक्टो सुनाना चाहता था। रास्ते में रूडो की मुलाकात कुछ पुलिस वालों से होती है। वे इलाके में किसी चीज़ को जांच कर रहे हुए दिखाई देते हैं। रूडो उन्हें देखकर इग्नोर कर देता और आगे घर की ओर चला जाता, दौड़ पड़ता है। रास्ते भर वो वही सोच रहा था कि उसने अभी तक चीवा को अपनी मन की बात नहीं कही। भाई उसे पूरा यकीन था कि रेक्टो यही कहेगा कि जाओ वापस जाओ और
चीवा को प्रपोज कर रहा। लेकिन जैसे ही रूडो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके सामने का सीन एकदम डेंजरस था। एक मिस्टीरियस आदमी वही रेक्टो के पेट में तलवार घोंप देता है और बुरी तरह से घायल रेक्टो ज़मीन में पड़ा था। ये सब देखकर रूडो अपने आपा खोद बैठता है। पूरी ताकत से हमला करने वाला होता ही है, लेकिन वह आदमी उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। एक बार मारता है, वो गिर जाता है। कुछ ही पलों में रूडो को बुरी तरह से वो रस्सी में बांध कर चला जाता है। उस अजनबी आदमी के हाथ में एक किताब भी थी। वह उसे उठाता है और बिना किसी जल्दबाजी के वहाँ से निकल जाता है। हैरानी की बात यह थी कि रूडो को मारने की कोशिश नहीं की, वो उसे वहीं बांध कर चला गया। इसी बीच रूडो को रेक्टो की कमज़ोर आवाज़ सुनाई देती है। वह अभी भी किसी तरह जिंदा था। रूडो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। अपनी आखिरी सांस में रेक्टो रूडो से कहता है, यहाँ से भाग जा और इस सड़ी गली दुनिया को बदल डालो। इतना कहते ही रेक्टो हमेशा के लिए चल जाता है। रेक्टो की मौत से रूडो पूरी तरह से टूट जाता है। वह दर्द से गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पुलिस आ जाती है। कमरे का हालत देखकर पुलिस वहां से रूडो को अरेस्ट कर लेती है। रूडो उन्हें बार बार समझा रहा है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया, लेकिन उसका बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। कुछ ही देर में यह खबर पूरे बस्ती में फैल जाती है कि रूडो ने रेक्टो का कत्ल कर दिया। सब यही कह रहे थे कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला। इसके बाद रूडो को सीधे पीठ पे लटका दिया जाता है। लोग उसके पास कई आरोप लगाते हैं। उनका कहना था कि इसने पहले कचरा चोरी जैसे अपराध भी किए हैं और अब एक इंसान की जान भी ले ली। चाहे मरने वाला सिर्फ ट्राई फॉक का ही क्यों न था, लेकिन हत्या जैसा पाप करने वाला यह इंसान इस पवित्र शहर में रहने के लायक ही नहीं है। यही फैसला सुनकर रूडो को मौत की सज़ा दे दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि इस कचरे को तुरंत पीठ में फेंक दिया जाए। आसपास खड़ी भीड़ यही नारे लगाने लगती कि इसे जल्दी फेंक दो, पीठ में फेंक दो। रूडो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ ही घंटे में उसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई भाई। भीड़ के बीच उसकी नज़र चीवा पे पड़ती है। चीवा उसे जोर जोर से कहता है कि रेक्टो को मैंने नहीं मारा, असली हत्यारा कोई और है और तुम्हें उसको ढूंढना होगा चीवा। लेकिन चीवा की आंखों में अब पहले जैसा भरोसा नहीं था। वो कहते कि तुमने अब मेरा विश्वास तोड़ दिया, लेकिन आखिर तुम भी एक कातिल के बेटे ही निकले। इतना कहकर वह रूडो को दी हुई डॉल वहीं ज़मीन में फेंक कर चली जाती। चारों तरफ लोग नारा लगाते कि इसे जल्दी पीठ में फेंक दो। और तब रूडो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, असली कचरा मैं नहीं, असली कचरा तो तुम सब लोग हो। तुम लोगों के पास आंखें हैं, कान हैं, लेकिन सच देखने और सुनने की समझ बिल्कुल नहीं। तुम बिना सोचे समझे किसी भी बात पे यकीन कर लेते हो। और बस उसी समय वह मिस्टीरियस आदमी उस भीड़ के बीच दिखाई देता है। रेक्टो के हत्यारा जो किया था वो। रूडो कुछ समझ पाता उससे पहले वहाँ के सैनिक उसे पकड़कर सीधा पेट के अंदर धकेल देते हैं। नीचे गिरते हुए रूडो गुस्से में चीखता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा और तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सबको नरक तक पहुंचा के ही दम लूँगा। इसके बाद वह लगातार गहराई में गिरता चला जाता है। कि काफ़ी देर गिरने के बाद उसकी आंखें खुलती है। वह खुद को कचरे के विशाल ढेर में पाता है। सबसे हैरान की बात यह थी कि इतना ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वह जिंदा कैसे था। जब वह उठकर चारों तरफ देखता है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग होता है। वहाँ उसके चारों तरफ सालों से जमा हुआ कचरा दिखाई देता है। तभी उसे अपने पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। और बस इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए लिखना एपिसोड 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।